नीरज 3 दिन बाद कमरे से बाहर निकला और अपने सामान के साथ ऑस्ट्रेलिया चला गया। खुराना सर पूरी कहानी सुनाने के बाद शांत हो गए। अवंतिका और छवि की आंखें नम थी। तभी छवि ने सवाल किया, फिर नीरज सर वापस कब और कैसे आए? खुराना सर बोले, करीब 6 महीने तक नीरज ने किसी से बात नहीं की, न ही वो किसी से मिला। इस बीच में 2 बार जाकर उससे मिलाया था, पर वो बहुत बदल गया था। मेरा नीरज जो ज़िंदगी को लेकर बहुत ही जिंदा दिल और एम्बिशियस हुआ करता था, वो अब ज़िंदगी के प्रति नफरत से भर गया था। उसके जीवन का अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, काम काम और सिर्फ काम। मशीन बना लिया उसने खुद को। साल भर बीतने के बाद मैंने नीरज से लौट आने को कहा, पर वो आने को तैयार नहीं था। उसे सोच सोच कर अब मेरी तबीयत भी गिरने लगी थी। हालांकि मैंने नीरज को इस बारे में कुछ नहीं बताया कि कहीं वो फिर से परेशान ना हो जाए, लेकिन मैं कब तक छुपाता। एक दिन बीपी हाई हो जाने के कारण मुझे एंजाइना पेन हुआ, जिसे मेरे डॉक्टर ने हार्ट अटैक बताकर आखिर नीरज को यहाँ मेरे पास बुला लिया, क्योंकि उसके पास अब अपने पापा के अलावा और कुछ नहीं बचा। तो अब करीब 4 महीने से नीरज यहीं है, लेकिन वो घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता था। मैंने और मेरे डॉक्टर ने जिद करके और मेरी बीमारी का हवाला देकर नीरज को ऑफिस ज्वाइन करवाया। मतलब नीरज सर शुरू से खड़ूस नहीं थे। मेरा मतलब, आई एम सॉरी। खुराना सर मुस्कुराते हुए बोले, नहीं छवि, नीरज शुरू से ऐसा नहीं था, पर जिंदगी ने उससे हर वो चीज़ छीनी जो उसे बहुत प्यारी थी। पहले उसकी माँ, फिर गीतांजलि और फिर मेरी बीमारी की वजह से उसकी पढ़ाई। और मैं चाहकर भी उसे जीवन की कोई खुशी नहीं दे पाया। लेकिन लेकिन क्या सर? खुराना सर बोले, लेकिन अवंतिका, जब तुम्हें ऑफिस में देखा तो मैं दंग रह गया। इससे पहले कि मैं कुछ सोचूं, नीरज ने ऑफिस में तुम्हें देख लिया और उसके जख्म फिर ताज़ा हो गए। तुम्हारे बार बार उसके सामने आने से वो अपने जीवन के उन दिनों में लौट जाता है जहां वो गीतांजलि के साथ अपने जीवन के सुनहरे सपने सजाया करता था, जिनके बिखरे हुए टुकड़े आज भी उसे चुभते हैं। सर, फिर तो मुझे उनके सामने नहीं आना चाहिए। मैं अनजाने में ही उनकी तकलीफ की वजह बन रही थी और मैं ये जानती भी नहीं थी। मुझे शायद ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। नहीं बेटा, तुम जानती नहीं, पर तुम्हारे होने के कारण शायद अब मेरे नीरज का जिंदगी को देखने का नजरिया बदलने लगा है। अक्सर मैंने उसे अकेले में मुस्कुराते देखा है। तुम मेरे और नीरज के जीवन में एक उम्मीद की किरण बनकर आई हो। पता नहीं मुझे तुमसे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन मेरी तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अवंतिका बेटा, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। अगर तुम मेरे बेटे के जीवन में आ जाओ तो मेरे बेटे को एक बार फिर हंसने, मुस्कुराने और जीने की वजह मिल सकती है। खुराना सर हाथ जोड़कर अवंतिका से कहने लगे, हो सके तो मेरे नीरज से शादी कर लो बेटा। मेरा तो खैर अब ज़्यादा वक्त नहीं रहा, पर सोचता हूँ मेरे बाद मेरे नीरज को कौन संभालेगा। बस तुम्हें देखकर दिल में एक उम्मीद की किरण जगी, इसलिए आज मैं तुमसे सब कह गया। इतना कहकर खुराना सर की आंखें बहने लगी। अवंतिका जल्दी उठ खड़ी हुई और खुराना सर के जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। सर प्लीज़ ऐसा ना करिए, आप मेरे पापा जैसे हैं। आपके यूं हाथ जोड़ने से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। खुराना सर ने खुद को संभाला और अवंतिका के सर पर प्यार से हाथ रखा। काफ़ी देर हो गई है, आज यहीं खाना खा लो, उसके बाद मैं नीरज से तुम्हें घर छोड़ने को कह दूंगा। सर आप परेशान ना हो, हम कैब से चले जाएंगे, अभी सिर्फ 9 ही बचे हैं। पर खाना तो, सर आपकी चिंता जायज़ है, पर हम खाना रास्ते में खाते हुए चले जाएंगे। आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। इतना कहकर अवंतिका और छवि दोनों वहां से निकल गई। दोनों ही कैब में चुपचाप बैठी खिड़की से बाहर देखती रही और नीरज के साथ जो कुछ हुआ, खुराना सर ने जो कुछ बताया, उसके बारे में सोचती रही। छवि बोली, तुम्हें क्या लगता है अवंतिका, खुराना सर का तुम्हारी और नीरज सर की शादी के बारे में सोचना सही है? छवि, वो एक पिता हैं और अपने बेटे के लिए उन्हें जो ठीक लगेगा वो उसके लिए जी जान से कोशिश करेंगे। तो क्या तुम शादी कर लोगी? ये कब कहा मैंने? माना नीरज सर के साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, पर उनकी जिंदगी संवर जाए इसके लिए मैं अपनी और दीपक की जिंदगी नहीं बिगाड़ सकती ना। तुम उनसे शादी नहीं करोगी, पर तुम उनके सामने हमेशा रहोगी। क्या ये ज्यादा तकलीफ नहीं देगा नीरज सर और उनके पापा दोनों ही को? फिर तुम्हें यह जॉब छोड़नी ही पड़ेगी। यही सही रहेगा सभी के लिए। तुम्हारी बात सही है छवि, लेकिन प्रोजेक्ट का क्या? इसे बीच में कैसे छोड़ दूं? ये भी है। रेस्टोरेंट पहुंचकर दोनों ने खाने का ऑर्डर दिया और बातें करने लगी। इस प्रोजेक्ट के खत्म होते ही मैं ये जॉब छोड़ दूंगी, तब तक कोई और जॉब ढूंढती हूँ।
कोशिश करूंगी तुम्हारे लिए। दोनों खाना खाकर घर पहुंची। छवि अपने घर पर फोन कर चुकी थी कि वो आज रात अवंतिका के घर पर ही रुकेगी। थकान के कारण छवि तो सो गई, लेकिन अवंतिका को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर बालकनी में आई और कपिल को कॉल किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। उसने अपने लिए चाय बनाई और फिर से नीरज सर की कहानी सोचने लगी। अगले दिन सुबह 10 बजे सभी लोग ऑफिस पहुंच चुके थे, पर सभी लोग एक दूसरे के सामने आने से बच रहे थे। नीरज जान चुका था कि डैड ने अवंतिका को गीतांजलि के बारे में सब कुछ बता दिया है, इसलिए वो बचने की कोशिश में था। अवंतिका नीरज और खुराना सर के सामने आकर उनकी तकलीफ बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए बच रही थी। और खुराना सर शायद ये सोचकर परेशान थे कि अवंतिका के सामने शादी की बात कर कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, इसलिए बच रहे थे। तभी दीपक आकर केबिन में दाखिल हुआ, जिसे देखकर एक बार नीरज को तेज गुस्सा आया, पर फिर उसने खुद पर काबू किया और बैठकर प्रोजेक्ट पर आगे डिस्कशन शुरू हुआ। काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, दिन बीत रहे थे। नीरज अपनी ओर से अवंतिका के लिए काफी नरम पड़ चुका था, वहीं अवंतिका के भी दिल के किसी कोने में नीरज के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था। दोनों एक दूसरे के सामने अब नरमी से पेश आते। वहीं ये सब देखकर दीपक की जलन बढ़ने लगी थी। फिर एक दिन अवंतिका नीरज के केबिन में गई। मैं आई कम इन सर? आओ अवंतिका, मैं तुम्हें ही बुलाने वाला था। ये देखो जरा, अगर हम यहाँ से इसे नीरज प्रोजेक्ट के कुछ पॉइंट डिस्कस करने लगा, जिससे बात बात पर दोनों कभी हंसते थे और कभी एक दूसरे को हल्का सा छेड़ देते। दीपक की जलन बढ़ती जा रही थी। ये बात अवंतिका को साफ नजर आ रही थी। तभी दीपक बोला, मिस अवंतिका, आप प्लीज बैंक की फाइल लाएंगी, मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए। जी, अभिलाई बोलकर अवंतिका फाइल लेने चली गई। नीरज दीपक से बोला, हमारा प्रोजेक्ट अपने एंड पर आ गया है, तुम्हें क्या लगता है कंपनी को पसंद आएगा ना? बेशक, सबने खूब मेहनत की है, हम सब ने उम्मीद से ज़्यादा बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाया है। हाँ दीपक, सभी ने, खासकर अवंतिका ने खूब मेहनत की है इसमें, है ना दीपक? दीपक ईर्ष्या भाव से बोला, हाँ आजकल देख रहा हूँ तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही बनने लगी है अवंतिका से, है ना? पता नहीं यार, पर कुछ तो बात है इस लड़की में, इसने मुझ जैसे पत्थर को मुस्कुराना सिखा दिया। मुझे यकीन नहीं था कि ये इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर पाएगी, लेकिन देखो इसके आइडियाज़ कितने कमाल कर गए, है ना? हाँ देख रहा हूँ। इतने में अवंतिका केबिन में एंटर हुई। ये लीजिए फाइल, कुछ खास है तो मैं ढूंढ कर दूँ? जी नहीं शुक्रिया, जो खास है मैं उसे खुद ढूंढ लूँगा। दीपक का ऐसा रूखा बर्ताव अवंतिका को बहुत तकलीफ देता था। वो खामोश होकर फिर अपने केबिन में चली गई। उधर नीरज को भी दीपक का अवंतिका से इस तरह पेश आना बहुत अखरा। दीपक केबिन से बाहर निकला और लंच टाइम में बाहर होकर आने का कहकर चला गया। अवंतिका ने उसे निकलते देखा तो वो भी छवि से बात कर दीपक के पीछे निकल गई। दीपक आकर अपनी कार में बैठा और कार स्टार्ट की। इतनी देर में झटके से कार का दरवाजा खोलकर अवंतिका उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। ये क्या बदतमीजी है वे अवंतिका? क्यों दीपक, आखिर क्यों इतनी बेरुखी, इतना गुस्सा क्यों? कई बार माफी मांग चुकी हूँ, जो कहो करने को तैयार हूँ, प्लीज खत्म करो अपनी नाराजगी। अब मुझसे सहन नहीं होता दीपक, प्लीज। अवंतिका हाथ जोड़कर दीपक को मनाने की कोशिश करने लगी। फौरन मेरी कार से बाहर निकलो। वाट? सुना नहीं तुमने? अवंतिका निकलो अभी। नहीं निकलूंगी, कर लो जो करना है। अच्छी बात है, फिर बैठी रहो, मैं निकल जाता हूँ। और दीपक गाड़ी से निकलकर दरवाज़ा बंद करके और लॉक करके चल दिया। अवंतिका गाड़ी में लॉक हो गई और चाहकर भी बाहर नहीं आ पाई। कार में बंद अवंतिका किसी को फ़ोन कर मदद करने के लिए बुला भी नहीं पा रही थी, क्योंकि पार्किंग एरिया में नेटवर्क काम नहीं कर रहे थे। अवंतिका को 2 घंटे हो गए थे कार में बंद हुए, अब उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी थी। छवि परेशान थी कि अवंतिका लौटी क्यों नहीं। नीरज भी अवंतिका के ना लौटने से परेशान होकर ऑफिस से निकलकर पार्किंग की तरफ पहुंचा। वहां उसे एक कार में अवंतिका नजर आई। उसने देखा कि ये तो दीपक की कार है। नीरज अवंतिका के पास गया और उससे पूछा, पर अवंतिका उसे कुछ समझा नहीं पाई। दूसरी तरफ दीपक कैंटीन में बैठा अवंतिका पर गुस्सा निकाल रहा था कि क्या जरूरत है उसे नीरज के करीब जाने की, वो ऐसा क्यों कर रही है। फिर उसे लगा कि शायद अवंतिका की गलती नहीं है, नीरज को उसमें गीतांजलि नजर आ रही है और इसलिए वो उसके करीब जा रहा है। पर अवंतिका को तो समझना चाहिए। लेकिन मुझे क्या हो रहा है? मैं तो अवंतिका को छोड़कर आगे निकल गया था, फिर मुझे क्यों परेशानी हो रही है? नहीं दीपक, तुम अवंतिका को कभी नहीं भूल सकते। चाहे कितना दूर हो जाओ, अवंतिका के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। दीपक को याद आया जब मुक्ता के आने पर अवंतिका में अचानक बदलाव आने लगा था।
तब दीपक ने उसे कितना समझाया था, मगर अवंतिका नहीं मानी थी। शायद अवंतिका ने उस समय ऐसा ही फील किया होगा जैसा आज उसे अवंतिका और नीरज को साथ देखकर महसूस हो रहा है। जैसे ही दीपक ने ये बात महसूस की, उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हुआ। किस तरह मुक्ता के आने पर अवंतिका में आई इस सुरक्षा की भावना को दीपक ने उसका पागलपन कहकर नजरअंदाज किया था। उसे एहसास हुआ कि उस समय अवंतिका को कितनी तकलीफ हुई होगी। उसने तुरंत अपने मन को अवंतिका की ओर से साफ किया और उससे मिलकर सब ठीक करने का फैसला किया। तभी दीपक को याद आया कि पिछले 3 घंटे से अवंतिका कार में बंद है। वो उठा और हवा की रफ्तार से पार्किंग की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि नीरज ने कार का शीशा तोड़ दिया है और अवंतिका को कार से बाहर निकाल लिया है। अवंतिका घबराई हुई थी और नीरज ने उसे बाहों में संभाला हुआ था। दीपक भागते हुए अवंतिका के पास पहुंचा। अवंतिका, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी। नीरज ने उसे बीच में ही रोका। नीरज चिल्लाते हुए बोला, ये क्या हरकत है दीपक? 3 घंटे से अवंतिका कार में बंद है और तुम गायब हो। अगर उसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता, बोलो? मानता हूँ नीरज, मुझसे गलती हुई है, अवंतिका बोली। जाने दीजिए नीरज सर, मैं ठीक हूँ। क्या मतलब मैं ठीक हूँ? अगर मैं यहाँ ना पहुँचता तो आज अनर्थ हो जाता। अवंतिका, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं। कहते हुए नीरज रुक गया और दीपक और अवंतिका दोनों उसकी तरफ देखने लगे। तो मैं क्या नीरज, बात पूरी करो अपनी। दीपक, तुमने ये सही नहीं किया, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम कौन होते हो मुझे माफ करने या ना करने वाले नीरज? अवंतिका मेरे ऑफिस की स्टाफ है, उसके साथ कुछ गलत हो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? स्टाफ तो और भी हैं तुम्हारे ऑफिस में, फिर अवंतिका से इतनी हमदर्दी किस लिए नीरज? कहीं तुम। दीपक, तुम खामखा बात को आगे बढ़ा रहे हो। सच कहने में तकलीफ क्यों है नीरज तुम्हें? पर तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो दीपक? तुम्हें किसने हक दिया? मैं अवंतिका से कैसे भी पेश आऊं, तुम्हें कोई हक नहीं बीच में बोलने का। बीच में मैं नहीं, तुम आ रहे हो नीरज। तुम कहना क्या चाहते हो दीपक? मैं कहना नहीं, पूछना चाहता हूँ तुमसे, क्या रिश्ता है तुम्हारा अवंतिका से? नीरज खामोश हो गया। दीपक बोला, अवंतिका चलो मेरे साथ, बात करनी है तुमसे। कहकर दीपक अवंतिका का हाथ पकड़ने आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी नीरज उसे रोकने के लिए आगे आ गया। कहाँ ले जा रहे हो अवंतिका को? दीपक गुस्से में बोला, तुमसे मतलब? दीपक, मैं तुम्हें अवंतिका को कहीं नहीं ले जाने दूंगा। अवंतिका, तुम मेरे साथ चलो, इस इंसान से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। दीपक ने नीरज को तेज धक्का दिया। मिस्टर नीरज खुराना, ये तुम्हारी गीतांजलि नहीं है, मेरी अवंतिका है, सुना तुमने? मेरी अवंतिका है ये, और ये मेरे साथ ही जाएगी। नीरज जाकर दीवार से टकरा गया और उसके माथे से खून निकलने लगा। वो आगे बढ़ा और उसने दीपक पर हाथ उठा दिया। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ने लगा और हाथापाई में दोनों को काफी चोट लग गई। ये देखकर अवंतिका को बहुत बुरा लगा। वो जोर से चिल्लाई, बंद कीजिए आप लोग इस तरह लड़ना। दोनों वहीं ठहर गए। अवंतिका गुस्से और नफरत में भरकर वहां से निकल गई। ऑटो में बैठकर वो घर की तरफ चल दी। नीरज और दीपक ने खुद को संभाला और अवंतिका के पीछे चल दिए। वहीं दूसरी तरफ खुराना सर कई दिनों से देख और समझ रहे थे कि अवंतिका और नीरज एक दूसरे से बड़े ही सहज तरीके से पेश आते हैं। अक्सर साथ में हंसते हुए दिखते हैं। उन्हें महसूस होने लगा कि शायद अवंतिका उनकी कही हुई शादी की बात से सहमत है, पर क्योंकि वो लड़की है तो खुद से तो कुछ नहीं कहेगी, इसलिए उन्हें ही जाकर उसके माता पिता से बात करनी चाहिए। और आज वो समय निकालकर उसके माता पिता से मिलने चले गए थे और उनसे नीरज के बारे में सब बताकर अवंतिका के रिश्ते की मांग की थी। अवंतिका के मम्मी पापा ने उनसे सोचने के लिए कुछ समय मांगा और खुराना सर वापस लौट आए और ऑफिस पहुंचकर अवंतिका के पास फोन मिलाया। रास्ते में ही अवंतिका को खुराना सर का फोन आ गया। हेलो अवंतिका बेटा, तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जरूरी बात करनी थी तुमसे। अवंतिका खुद को संभालते हुए बोली, सर मैं घर के लिए निकल चुकी हूँ, आप कहें तो मैं लौट आऊं? नहीं बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। दरअसल मुझे तुम्हें ये बताना था कि मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारे माता पिता से तुम्हारे और नीरज के रिश्ते की बात करने। मैं जानता हूँ तुम और नीरज एक दूसरे के साथ खुद को काफ़ी सहज महसूस करते हो। मैंने अक्सर देखा है, बस फिर तुमसे बात करना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं सीधा तुम्हारे घर ही चला गया। पर कोई जल्दी नहीं, तुम भी आराम से सोच लेना, फिर अपना जवाब देना। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा, तुम मुझे निराश नहीं करोगी। तुम सुन रही हो ना अवंतिका? अवंतिका ये सारी बात सुनकर अचंभे में आ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है उसकी जिंदगी के साथ। वो जी सर कहकर फिर खामोश हो गई। ठीक है बेटा, आराम से जाओ।
कल ऑफिस में बाकी बातें करते हैं। टेक केयर। बाय। जी सर, बाय। अवंतिका को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोच लिया था कि अब ये जॉब छोड़ना ही सही रहेगा। उसने छवि को कॉल किया कि वो उसके घर पर आ जाए। छवि ने घर पर ना होने के कारण उसे अगले दिन के लिए टाल दिया। अवंतिका घर पहुंची और दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। तभी दरवाजे पर घंटी बजी और उसने वापस दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही वो हैरान हो गई। उसकी आंखों के सामने इस समय वो शख्स था जिसकी उसे इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कपिल, तुम? अंदर आऊं या हम यहीं बात करेंगे? अवंतिका की आंखें भीगी हुई थी। वो दरवाजे से एक तरफ हट गई और कपिल को अंदर आने का रास्ता दिया। अवंतिका ने दरवाज़ा बंद किया और काकर कपिल के गले से लग गई और तेज तेज रोने लगी। अवंतिका, अरे क्या हुआ बाबू? कपिल अक्सर अवंतिका के परेशान होने पर उसे छोटे बच्चे से ट्रीट करता था। उसे कई प्यारे प्यारे नामों से पुकारता था। अवंतिका बिना कुछ कहे रोती रही। बोल ना सोनू, क्या बात है? मेरे आते ही क्यों इस तरह रोने लग गई तुम? अवंतिका आंसू पोंछते हुए बोली। तुम नहीं जानते कपिल, इस समय मुझे तुम्हारी कितनी ज़रूरत थी। कपिल ने अवंतिका को सोफे पर बैठाया और खुद उसके पास आकर बैठ गया। उसे पानी पिलाया और उसे बड़े प्यार से शांत किया। फिर पूछा कि बात क्या है। अवंतिका ने दीपक के आने से लेकर आज तक की सारी घटना कपिल को बताई। कपिल खामोश होकर सीरियस हो गया और सोचने लगा कि अवंतिका को क्या करना चाहिए। तो अब ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो? मैं अभी कुछ नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ कि जो हुआ उससे मैं खुश नहीं हूँ। मेरी बात फिर करते हैं, पर पहले आप बताओ कहाँ गायब थे आप अब तक, और आज अचानक यहाँ मेरे घर कैसे? तो सुनो अब मेरी कहानी। कपिल अपनी कहानी सुनाने लगा। मैंने बताया था ना कि किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट था जिसके लिए मुझे जाना था। मेरी माँ ने भी साथ जाने की जिद की और मैं उन्हें भी साथ ले गया। वहाँ जिस होटल में हम रुके थे ना, वहाँ की एक मैनेजर से माँ की बहुत अच्छी पटने लगी। दिन भर उसके साथ रहती और शाम को वो उन्हें शहर घुमाने ले जाती। बस इसी सब के चक्कर में माँ एक दिन उसके घर चली गई और मेरे साथ उसका रिश्ता तय कराई। और तुम तो जानती हो मैं भी शादी के लिए तैयार नहीं था। क्यों, वो लड़की अच्छी नहीं थी क्या? ना ना, वो अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं, पर तुम जानती हो ना, तुम्हारे आगे मुझे कोई और पसंद ही नहीं आता। तुम भी ना कपिल, हर बार मुझे इसी तरह शर्मिंदा करते हो। ना सोनू, बिल्कुल नहीं। मेरी तुमसे कभी कोई डिमांड रही क्या? नहीं ना। फिर क्यों तुम दिल पर लेती हो? अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, माँ ने जिद पकड़ ली कि अगर मैंने उससे वहीं सगाई नहीं की तो वो मेरे साथ वापस नहीं आएंगी। मुझे तो उन्होंने घनघोर मुसीबत में डाल दिया। अच्छा, फिर? अवंतिका का मूड इन सारी बातों से बेहतर हुआ और वो बड़े मज़े से कहानी सुनने लगी। फिर क्या, मैं पहुंचा उस लड़की के पास तो पता चला कि वो मैडम भी अपना दिल इस हैंडसम बंदे पर लुटा चुकी है। कपिल हंसने लगा और साथ ही अवंतिका भी हंसने लगी। कपिल को सुकून आया कि अब अवंतिका का मन हल्का हो गया है। कपिल ऐसी ही बातों से अवंतिका का मन हल्का किया करता था जब भी उसका मन भारी होता था। फिर मेरी मुसीबत डबल। मैंने उस लड़की को अकेले मिलने बुलाया और समझाया कि देखो, मैं किसी और से प्रेम करता हूँ, मेरे साथ तुम्हारा गुजारा मुश्किल है। बेचारी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, मिन्नतें करी, मगर कपिल महाराज अपनी जिद पर अड़े रहे। तुम किसी और से प्रेम करते हो? हम्म। किससे? तुमसे। अवंतिका बोली। ओफो कपिल, तुम फिर शुरू। बताओ फिर आगे क्या हुआ? फिर क्या, समझना पड़ा उसे और जाकर उसने रिश्ते से मना कर दिया। फिर फिर एक बार मुसीबत से छुटकारा मिला। अब बारी थी माँ को समझाने की। फिर उन्हें समझाया कि मैं जिस लड़की से प्रेम करता हूँ उसी से शादी करूंगा। चलो वापिस, मैं तुम्हें उसके घर वालों से मिलवाता हूँ। झूठ बोला माँ से? नहीं तो अवंतिका। फिर फिर उन्हें वापस लेकर आया और आते ही अवंतिका बोली। आते ही क्या, सगाई कर ली तुमने मेरे बिना? कपिल को लगा अब मूड अच्छा है अवंतिका का, इसे बता ही देना चाहिए। अवंतिका, फिर मैं माँ को तुम्हारे घर ले गया। वहीं माँ को और तुम्हारे माता पिता को हम दोनों के बारे में बताया। ये भी बताया कि तुम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हो, पर तुम्हारी मर्जी के बिना हमारा रिश्ता कभी नहीं होगा। इसलिए सारी बातें तुम्हारी मर्जी पर डालकर मैं वहाँ से माँ को घर वापस ले आया और अगली ट्रेन से मैं तुम्हें सरप्राइज देने तुम्हारे पास आ गया। अवंतिका का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने कपिल के मुंह से उसके और अपने रिश्ते की बात सुनी। वो चिल्लाकर उठ खड़ी हुई। कपिल! इतने में नीरज और दीपक भी अवंतिका के घर आ पहुंचे। नीरज अवंतिका से बोला। अवंतिका, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज, मुझे गलत मत समझो। मैंने कभी भी तुम में गीतांजलि को नहीं ढूंढा। गीतांजलि मेरा एक हिस्सा थी, है और हमेशा रहेगी।
ये अलग बात है कि उसका चेहरा लेकर तुम मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि मेरी गीतांजलि लौट आई है। पर नहीं, वो अलग थी, तुम अलग हो। गीतांजलि के जाने के बाद मैं पत्थर बन गया था। मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं था। हँसना तो बहुत दूर की बात है। किसी से बात करना भी मुझे पसंद नहीं था, लेकिन तुमने मुझे बदल दिया। मुझ जैसे पत्थर को पिघलाकर तुमने ज़िंदगी को दोबारा जीना सिखाया है। तुम आस-पास रहती हो तो सब अच्छा लगता है, तुम नहीं होती हो तो तुम्हारे ख़्याल मेरे आस-पास सब कुछ अच्छा बनाए रखते हैं। मैं नहीं जानता कि मैंने ऐसा क्यों महसूस किया, पर यकीन मानो मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। मैं खुश रहने लगा इसलिए डेढ़ को लगा कि तुम्हें मेरी सच्ची हमसफ़र बन सकती हो, और वो तुम्हारे घर पर पहुँच गए। मेरे लिए तुम्हारी दोस्ती ही अनमोल है। अवंतिका प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हारे और दीपक के बारे में तो जानता ही नहीं था ना। ना कभी तुमने बताया, ना कभी दीपक ने, लेकिन अभी मुझे दीपक ने सब बता लिया है। मेरा यकीन करो, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा। बस मेरी तरफ से अपना दिल मैला मत करना। मेरे दिल में जो भी था वो मेरा हिस्सा है, तुम उसे अपना हिस्सा बनाओ ये ज़रूरी नहीं। मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे रास्ते में, ये वादा है मेरा। बस तुम इन सब बातों के कारण कोई गलत फैसला मत लेना। अवंतिका चुपचाप नीरज की बात सुनती रही, कुछ नहीं कहा। फिर उसने दीपक की ओर देखा और दीपक ने अपनी बात कहनी शुरू की। अवंतिका भूल जाओ सब पुरानी बातें, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुक्ता के समय भी मैं ही गलत था, तुम नहीं, और आज भी मैं ही गलत हूँ, तुम नहीं। और फिर भी तुम मुझसे माफ़ी मांगती रही। आज मैं तुमसे अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ। अवंतिका प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और चलो अब लौट चलते हैं। अवंतिका ने उसे भी खामोशी से सुना। फिर उसने कपिल की ओर देखा। कपिल ने कुछ नहीं कहा, वो हाथ बांधे खड़ा रहा और अवंतिका को देख मुस्कुराता रहा। अवंतिका चुपचाप उठकर बालकनी में चली गई। शाम डूब रही थी और रात अपनी चाल से गतिमान थी। उसने चांद की तरफ देखा और फिर कुछ कहा। लोग मिले बहुत, दिल से मेरे खेलने वाले, वो शख्स ही ना मिला जो रूह में उतर जाता। कपिल बोला, मैं चलता हूँ अवंतिका, कल फिर आऊँगा तुमसे मिलने। अवंतिका बोली, रुको कपिल। सबने अपनी कही, अब मेरी भी सुनकर जाओ। कपिल जाते जाते वहीं रुक गया। अवंतिका ने सबको बैठने के लिए कहा। सब लोग वहीं बैठ गए। नीरज सर, ये सच है कि मैं आपको एक पत्थर दिल इंसान ही समझती थी, पर जब आपके और गीतांजलि जी के बारे में जाना तब महसूस हुआ कि आप किस दर्द से गुजरे हैं। अपने हमसफ़र, अपने प्यार को खोने का डर और खो देने के बाद का दर्द मैंने भी महसूस किया था। जब दीपक से झगड़ा हो जाने के बाद मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई थी, इसलिए मेरे दिल में आपके लिए हमदर्दी थी। इंसान हूँ, इंसानियत के नाते मैंने सोचा कि मेरे ज़रा सा साथ देने से अगर आप अपनी ज़िंदगी में लौट आते हैं तो मेरे लिए ईश्वर की पूजा करने के बराबर होगा। उसी इंसानियत के नाते मैंने खुद को आपके लिए कंफर्टेबल बनाया, और आपने और आपके डैड ने इसे मेरी रजामंदी समझ ली। अगर कोई लड़की किसी से हंसकर बात कर ले तो इसे प्यार समझना कहाँ की समझदारी है। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं आपको। अवंतिका ने अपना चेहरा गुस्से से दूसरी ओर घुमा लिया। नीरज ने शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका ली। कुछ देर खामोश रहने के बाद अवंतिका ने दीपक की ओर देखा और कहा, मंजिल सबकी एक है, रास्ते अलग हुआ करते हैं। जिंदा रहती हैं मोहब्बतें, बस लोग बदला करते हैं। प्यार एक बहुत खूबसूरत एहसास है। इस एहसास से वही गुजरता है जिसकी रूह उस रब की नज़रों में पाक हो। इस एहसास को मैंने और तुमने साथ में महसूस किया और जिया है ना दीपक? जानते थे तुम, हम दोनों नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना, चाहे कितना भी झगड़ते थे। पर फिर भी वो झगड़ा कभी 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रहा हमारे बीच। लेकिन मुक्ता के आने के बाद तुम्हारा ध्यान मुझ पर से कम होने लगा। तुम्हें लगा मुझे मुक्ता से जलन हो रही है। नहीं दीपक, जब कोई किसी से प्यार करता है ना, तो उसे खो देने का डर भी उसी समय उसके भीतर जन्म ले लेता है। मुक्ता बस मेरा वही डर थी जिसे तुम चाहते तो आसानी से दूर कर सकते थे, पर तुमने ज़रा भी कोशिश नहीं की, और बल्कि उसे मेरा पागलपन समझकर मुझे ही खुद से दूर कर दिया। उस दौरान मैं जिस अकेलेपन से गुजरी तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं हमेशा के लिए खुद को खो देती अगर कपिल की दोस्ती ने मुझे संभाला ना होता। कपिल ने उस समय मुझे ऐसे संभाला जैसे कोई पिता अपने बच्चे को सुरक्षित करता है, जैसे कोई माँ अपने सहमे हुए बच्चे को अपने आंचल में छुपा लेती है। वही एहसास मुझे कपिल की दोस्ती में मिला। अनमोल है ये दोस्ती, मेरे लिए हमेशा रहेगी। मगर प्यार, हमारा वो नटखट सा मासूम सा प्यार जाने कहाँ पीछे छूट गया दीपक। बहुत तलाशा मैंने खुद में, तुम में, पर मिला ही नहीं अब तक। कहते हैं कि अगर प्यार ठुकरा दे तो दोस्ती आपको संभाल लेती है,
पर अगर दोस्त आपको ठुकरा दें तो आपको दुनिया में कोई नहीं संभाल सकता। और आज कपिल यही किया आपने मेरे साथ। अवंतिका, मैंने तुम्हारी दोस्ती को कभी ठोकर नहीं मारी। ये इल्ज़ाम कैसे लगा दिया तुमने मुझ पर? तो और मैं क्या कहूँ? ठीक ही कहते हैं शायद लोग, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मैंने हमेशा आपको एक सच्चे दोस्त की तरह अपने जीवन में जगह दी। जिस तरह से आपने अपनी दोस्ती निभाई, मुझे गर्व था हमारे रिश्ते पर। नो डिमांड वाली हमारी दोस्ती एक आदर्श थी, मगर ये प्रेम कहाँ से आ गया है हमारे बीच? आप ये जानते हैं कि मेरे दिल में किसी और के लिए प्रेम है, फिर ये कैसे सोच लिया आपने कि मैं आपसे, जो बात मैं अपने ख्यालों में भी नहीं ला सकती, आप उसे हकीकत बनाने चले गए मेरे घर पर? क्या मैं दोस्ती के काबिल नहीं? बहुत ही महीन सी रेखा होती है दोस्ती और प्रेम के बीच, जिसे टूटने में वक्त नहीं लगता, मगर उस रेखा के साथ टूट जाता है विश्वास, अपनेपन का, दोस्ती का वो स्नेह जहाँ बेझिझक हम एक दूसरे से बात कर लिया करते थे। क्या ये ज़रूरी है कि दो बहुत अच्छे और ख़ास दोस्तों को आपस में प्यार कर ही लेना चाहिए? शादी कर ही लेनी चाहिए? अब तो मुझे आपसे हमेशा झिझक महसूस होगी। रिश्तों की रिप्लेसमेंट करना नहीं आता मुझे कपिल। मेरे लिए हर रिश्ता अपनी जगह खूबसूरत है, अनमोल है। पर आज मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया आपने, कहकर अवंतिका ने अपना चेहरा छुपा लिया और सुबकने लगी। कपिल बोला, अवंतिका, दीपक भी अपनी गलती पर शर्मिंदा था और कपिल के पास भी अब कहने को कुछ नहीं था। कुछ देर बाद अवंतिका ने खुद को संभाला और उठ खड़ी हुई। आखिर उसने अपना फैसला सुनाया। मुझे ईश्वर ने शब्द दिया, प्रेम की सौगात, इंसानियत निभाने, किसी के दर्द को अपनाने का मौका और एक रूहानी दोस्ती। हर लम्हा दिल से जी लिया मैंने। मेरे दिल में सब हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि मोहब्बत मरा नहीं करती, हमेशा जिंदा रहती है, हर तरह हर रूप में, कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर हमें मिल ही जाती है। हमारे भीतर भले वो साथ ना हो, दूर हो, पर वो नहीं मरती, रूप बदल कर आती है। आप सब में जिंदा है मोहब्बत है, कहीं अवंतिका बनकर तो कहीं गीतांजलि बनकर। मुझे में जिंदा रहेगी, प्यार बनकर तो कभी दोस्त बनकर। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपना सफ़र अकेले तय करूंगी। किसी के प्यार या किसी की दोस्ती के सहारे की ज़रूरत नहीं अब अवंतिका को। यही मेरा आखिरी फैसला है। आप सब अपने रास्ते जा सकते हैं। मुझे साथ लेकर चलने या मेरे साथ चलने की सोच अपने दिमाग में मत लाइएगा। मुझे अब किसी के साथ नहीं चलना। एक लड़की अपना वजूद खुद तलाश कर सकती है, और यही अब अवंतिका की ज़िंदगी का मकसद होगा। इसके बाद अवंतिका वहाँ से दूसरे कमरे में चली गई और अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। दीपक और नीरज ने अवंतिका को आवाज़ लगाई, पर अवंतिका ने उन्हें जवाब दिया कि वो सब अब यहाँ से चले जाएं। काफ़ी कोशिश करने पर भी जब अवंतिका नहीं मानी, तो हार कर दीपक और नीरज वहाँ से चले गए। लेकिन कपिल वहाँ से नहीं गया। वो मन ही मन सोच रहा था कि इस समय अवंतिका को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता, पर रात के समय अकेले अवंतिका के घर रुकना भी उसे ठीक नहीं लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे टेबल पर अवंतिका का मोबाइल रखा हुआ मिला। उसने मोबाइल उठाया और इस पर छवि का नंबर ढूंढकर डायल किया। छवि के पास फ़ोन गया। हेलो अवंतिका, यार कहा था ना आज नहीं आ सकती, कल मिलती हूँ ना तुम्हें। हेलो छवि जी, मैं कपिल हूँ, अवंतिका का दोस्त। ओह, पर ये नंबर तो अवंतिका का ही है। दरअसल अवंतिका ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। वो बाहर भी नहीं आ रही है और दरवाज़ा भी नहीं खोल रही है। मैं उसे इस तरह अकेली छोड़कर नहीं जा सकता, ना ही रात को अकेले उसके घर पर ठहर सकता हूँ। इसीलिए उसका फ़ोन दिखा तो आपकी याद आई और मैंने आपको कॉल किया। अगर आप आ सके तो बड़ी मदद हो जाएगी। हाँ ज़रूर, मैं आती हूँ अभी, कहकर छवि ने फ़ोन रखा और अवंतिका के घर पहुँच गई। कपिल ने उसे सारी कहानी सुनाई और उसे अवंतिका के पास रुकने का बोलकर वो वहाँ से चला गया। उसके बाद छवि ने दरवाज़ा खुलवाया और अवंतिका को बाहर बुलाया। ये क्या है अवंतिका, खुद को किस बात की सज़ा दे रही हो तुम? भरोसा करने की, प्यार पर, दोस्ती पर, इंसानियत पर क्यों आखिर लोग हमें खिलौना समझते हैं? कभी कभी लगता है हम लड़कियों को खुद को अपने ही बनाए पिंजरे में कैद कर लेना चाहिए। किसी से हंसना, बोलना, दोस्ती करना या प्यार करना शायद सिर्फ लड़कों का ही हक है। वो जो करें सही, अगर हम वो करें तो हम गलत। किसी से हंस बोलकर बात कर लेने से ही लड़कियों का करेक्टर प्रूव हो जाता है क्या? हो सकता है जो तकलीफ तुम्हें इस समय हो रही है वही उन्हें भी हो रही हो। उनके नज़रिए को भी तो समझो ना अवंतिका। अवंतिका बोली, तकलीफ? किस बात की तकलीफ छवि? क्या किया है मैंने? किसका दिल दुखाया मैंने? दीपक का, कपिल का या नीरज सर का? कब कहा मैंने इन लोगों से कि मुझे इनसे मोहब्बत है? मुझसे पूछे बिना, मुझसे बात किए बिना मेरे घर रिश्ता लेकर पहुंच जाना क्या सही था? लोग दुनिया में सिर्फ एक प्यार के रिश्तों को ही क्यों इतना महत्व देते हैं?
बाकी रिश्ते का कोई मायने नहीं रखते। मेरे लिए दोस्ती हर रिश्ते से ऊपर है। कपिल ने उसी रिश्ते को छोटा बना दिया। दोस्ती में जो प्यार, जो स्नेह होता है, वो कहीं किसी रिश्ते में नहीं। फिर भी छवि, कपिल ने भी तो प्रेम किया है तुमसे। क्या उस प्रेम की कोई कीमत नहीं तुम्हारी नजरों में अवंतिका? बेशक नहीं। नीरज सर या खुराना सर को तुम्हारे और दीपक के बारे में पता ही नहीं था ना। तो जाहिर है उन्होंने तुमसे बिना पूछे ये जो किया वो गलत ही था। पर कपिल, जिसे तुम दोस्त मानती हो, उसके दिल में तुम्हारे लिए प्रेम है, ये तो तुम जानती थी ना। फिर रोका क्यों नहीं तुमने उन्हें? समझाया क्यों नहीं? शायद इसीलिए उन्होंने ये समझ लिया कि तुम कभी ना कभी तो मान ही जाओगी, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। ये छवि, इस बारे में कई बार मेरी और उनकी बहस हुई है और मैंने हमेशा उनसे यही कहा कि मैं उन्हें इस नज़र से नहीं देखती। कई बार मेरा झगड़ा भी हुआ उनसे, बात करना बंद कर दिया, फिर मैंने ही जाकर माफ़ी भी मांगी, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत दोस्ती खोना नहीं चाहती थी। मगर आज मुझसे सहन नहीं हुआ जब उन्होंने मेरे हर बार माफ़ी मांगने को मेरी रजामंदी समझ लिया। सच कहूँ छवि, भरोसा उठ गया मेरा। शायद सच ही है, लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये कहते हुए अवंतिका का मन बहुत दुखी हो गया। आज मैंने जो खोया है ना, वो मेरी आत्मा का वो हिस्सा था जो सांस लेता है। उसके बिना अब मेरी रूह बेजान ही रहेगी। तो अब क्या तय किया है तुमने? अवंतिका बोली, प्रोजेक्ट पूरा हो ही चुका है। सारी डिटेल्स फाइल में लगाकर मैंने तुम्हें दे ही दी थी, और मेरे केबिन में भी ऐसा कुछ है नहीं जिसकी मुझे ज़रूरत हो। ये इस कमरे की चाबी है और ये बचा हुआ रेंट। कल सरला आंटी को बता देना कि मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा और मैं अब लौट कर नहीं आऊँगी। बाकी मैं उनसे फ़ोन पर बात कर लूँगी। कल सुबह की ट्रेन से मैं मम्मी पापा के पास वापस जा रही हूँ। ठीक है, जो तुम्हें सही लगे, कहकर छवि वहीं अवंतिका के साथ सो गई। मगर अवंतिका ने आंखों में ही रात काट दी। अगली दोपहर 2 बजे अवंतिका अपने घर पहुंच गई और उसके मम्मी पापा उसे वहां अचानक देखकर हैरान हो गए। उसके पापा बोले, बेटा तुम अचानक कैसे? पापा, मैं वो जॉब छोड़ आई हूँ, अब यहीं रहूंगी आपके पास। उसकी मम्मी पापा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मम्मी ने पानी का गिलास लाकर अवंतिका को दिया और अवंतिका ने पानी पीकर गिलास टेबल पर रख दिया। उसके पापा बोले, सब ठीक तो है ना बेटा? मुझे तेरी फिक्र हो रही है। सब ठीक है पापा, फाइनल एग्जाम की डेट आ गई थी, इसलिए मैं लौट आई। अब एग्जाम के बाद यहाँ से कहीं दूर किसी अनजान जगह पर जाकर नौकरी करूंगी, जहाँ मुझे कोई ना जानता हो। मैं अपनी अलग से पहचान बनाऊंगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। पर सुनो, इधर तुम नहीं थी तो तुम्हारे लिए 2-3 अच्छे रिश्ते आए हैं, और तुम उन सबको अच्छे से जानती भी हो। तो तुम सब जानती हूँ मम्मी, पर अभी मुझे शादी नहीं करनी। मैं कम से कम अपनी ज़िंदगी के 2 साल अपने खुद के साथ बिताना चाहती हूँ। उसके बाद आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी कर लूँगी, पर अभी नहीं। प्लीज़ आप सबको मना कर दीजिए। पापा, बेटा कुछ तो बात है जो तुम हमें बता नहीं रही हो। पापा प्लीज़, मैं अभी सोना चाहती हूँ। कुछ देर मुझे आप लोगों के पास सुकून से रहने दीजिए ना। क्यों नहीं बेटा, तुम अपने घर में सुकून से नहीं रहोगी तो कहाँ रहोगी? तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। अवंतिका उठकर सामान लेकर अपने कमरे में चली गई और एक बोझ सा अपने ऊपर महसूस करते हुए वो अपने ख्यालों में खो गई। वक्त गुजरता रहा और अवंतिका अपने एग्ज़ाम पास कर नौकरी के लिए अपने घर से बहुत दूर चली गई, जहाँ कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए और वक्त ने पुराने किस्सों पर धुंध बनकर उन्हें ढक लिया। ओश जैसा कोई लम्हा कभी ज़हन पर गुजरता तो अवंतिका ऑफिस से छुट्टी लेकर 2 दिन किसी हिल स्टेशन पर चली जाती, अकेले खुद के साथ वक्त गुजारने। अक्सर जब कोई प्रेमी जोड़ा चहकते हुए नजर आता तो अवंतिका मुस्कुराकर उस जोड़े में खुद को दीपक के साथ देख खो जाया करती। क्योंकि मोहब्बतें जिंदा रहती हैं। मोहब्बत अवंतिका के मन में भी जिंदा रही। अक्सर अकेलेपन में उसे दोस्त की कमी महसूस होती, क्योंकि वो जिस दोस्ती को जीकर आई थी, वो दोस्ती भी किस्मत से ही किसी को नसीब होती है। कपिल की दोस्ती याद बन उसके जहन में हमेशा जिंदा रही। अक्सर फ़ोन पर मम्मी पापा से बात होती थी, तब अवंतिका उन्हें अपनी सफलता के किस्से सुनाया करती। पर अचानक एक दिन जब फ़ोन आया तो, अवंतिका बेटा तुम्हें जल्दी ही आना होगा। तुम्हारी माँ अब मेरी सुनने समझने वाली नहीं है। अगर तुम 1-2 दिन में नहीं आई तो मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा, और वो कर देगी तुम्हारी शादी तय उसी कानपुर वाली अपनी सहेली के बेटे के साथ, जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ आ जाओ। मैं समझ गई पापा, कल छुट्टी की अर्जी दे दूं? मंजूर हो गई तो परसों रात का खाना आप ही के साथ खाऊंगी। कहते ही अवंतिका हंसने लगी और पापा भी हंस दिए। 2 दिन बाद अवंतिका अपने घर पहुंची और वहां पर कपिल और नीरज को देख हैरान रह गई। 2 साल बाद उन्हें अपने यहाँ देखकर वो कुछ नहीं कह पाई और चुपचाप सोफे पर आकर बैठ गई।
सभी खामोश थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तभी अवंतिका की माँ ने बात शुरू की। अवंतिका बेटा, तुमने कहा था अपने साथ जब तुम वक्त गुजार लोगी उसके बाद तुम हमारी मर्जी के लड़के से शादी कर लोगी। पर मम्मी, परवर कुछ नहीं, अब तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। अवंतिका ने बारी बारी सबके चेहरे की ओर देखा। कपिल, नीरज और फिर पापा। पापा भी कंधे उचकार कर कुछ न समझ पाने का इशारा कर गए। कपिल और नीरज दोनों खामोश रहे। इधर उधर क्या देख रही हो? दुश्मन नहीं हूं तुम्हारी, जानती हूँ तुम दीपक से प्यार करती हो और उसके अलावा तुम किसी और को सोच भी नहीं पाती हो। बेटा, माँ हूं तुम्हारी, कोई भी ऐसा फैसला नहीं लूंगी जिससे मेरी बच्ची को खुशी ना मिले। तुम्हारी शादी मैंने दीपक से ही तय की है और ये काम कपिल और नीरज ने किया है और उन दोनों ने ही हमें राजी किया है। अवंतिका, तुम्हारे जाने के बाद मैं वापस ऑस्ट्रेलिया चला गया था क्योंकि यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता था मुझे। पिछले साल जब डैड को हार्ट अटैक हुआ और वो चले गए तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। अवंतिका, वाट? खुराना सर, ओ नो। हाँ अवंतिका, और जाने से पहले मुझसे कह गए थे कि उनकी एक गलती से उन्होंने तुम्हारे जैसी बेटी को खो दिया। वो चाहते थे कि मैं तुमसे मिलूं और उनकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगूं, मगर तुम कहाँ हो ये कोई नहीं जानता था। तब मैंने कपिल को कांटेक्ट किया और उससे मिलकर तय किया कि दीपक से शादी करना ही तुम्हारे लिए सही फैसला होगा, तभी हम खुद को माफ़ कर पाएंगे। कपिल बोला, दीपक भी कहाँ मानने वाला था अवंतिका, तुम्हारे जाने के बाद उसने खुद को सबसे दूर कर लिया था। काम काम और सिर्फ काम। उसे मनाने के लिए भी बड़ी मेहनत लगी हमें। उसके मम्मी पापा को मनाया और उन्होंने ही दीपक को तैयार करा। प्लीज अब तुम इनकार मत करना, वरना हम समझेंगे कि तुमने हमें माफ नहीं किया। अवंतिका नाखुश सी मुस्कुराहट होठों पर लाकर बोली, तो आज भी मेरी शादी का फैसला आप लोगों ने मिलकर कर लिया? नहीं अवंतिका, आज हम तुमसे सिर्फ प्रार्थना करने आए हैं कि तुम माफ कर दो हम तीनों को और खुद को सजा देना अब बंद कर दो। तुम्हारी ये सजा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हम सबके लिए भी सजा बन गई है। नीरज अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाया। खुराना सर अपने बेटे की चिंता लिए ही दुनिया से चले गए। दीपक ने अकेले रहने का फैसला किया और उसके माँ पापा उसकी फिक्र में बीमार हुए जा रहे हैं। मेरी माँ भी अब। खैर, फिर भी हम नहीं चाहते कि हम सबकी ज़िंदगी के लिए तुम ये फैसला लो। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम अब बस खुद को सज़ा देना बंद करो, वरना हम सब खुद चैन से जी नहीं पाएँगे। अवंतिका ने खामोश रहकर सब सुना और फिर अपनी बात कहने लगी। कपिल, जानते हो ना तुम, जब तक अपने लिए कोई लड़की तय नहीं करते तभी छवि और दीपक कमरे में दाखिल हुए। किसने कहा कपिल अकेले रहने वाला है? तुम हाँ करो तो बेचारे छवि और कपिल भी अपनी सगाई तय करें। अवंतिका चौंक कर बोली, मतलब छवि तुम? और तुमने मुझे बताया भी नहीं? हाँ अवंतिका, कब और कैसे हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन तय ये था कि जब तक तुम दीपक के साथ शादी के लिए हाँ नहीं कहोगी तब तक हम इस रिश्ते के बारे में तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। अवंतिका मुस्कुरा दी, जाकर दीपक के पास खड़ी हो गई। उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर उसने कहा, मगर मेरी एक शर्त है, दोनों सगाई एक ही दिन होगी। अवंतिका के मुंह से ये बात सुन सभी ठहाका लगाकर हंस दिए और बिखरे हुए रिश्ते एक बार फिर संभल गए, क्योंकि कुछ रहे न रहे मोहब्बतें जिंदा रहती हैं। और इस तरह मोहब्बत का इम्तिहान पूरा हुआ और फिर 2 महीने बाद धूमधाम से मंडप में दीपक, अवंतिका और कपिल और छवि का विवाह संपन्न हुआ और दोनों प्रेमी जोड़े हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। द एंड।